Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 30 जनवरी 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ओका रिवर को, काफ़ी चर्चा में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत के अंदर जो चांगपा कम्युनिटी रहती है इसको लेकर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये कम्युनिटी आपको स्टेट ऑफ उत्तराखंड के अंदर रहती हुई नजर आएगी, यानी कि उत्तराखंड राज्य के अंदर मेजरली ये लोग रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, ये लोग पश्मीना गोट्स को पालते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब बताओ इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए कि कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 and 3 ओनली, ऑप्शन C 3 ओनली या फिर ऑप्शन D तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देखो 2 दिन से लगातार एक आर्टिकल की काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। इजिप्ट के अंदर में 4300 ईयर्स पुरानी मम्मी मिली है, जिसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पब्लिश हुए हुए हैं। यहाँ पर टॉप न्यूज़ के अंदर अल जजीरा का आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ओल्ड एंड मोस्ट कंप्लीट मम्मी फाउंड इन इजिप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, ये मम्मी बहुत पुरानी है, बिल्कुल ओल्डेस्ट आपको देखने को मिलेगी 4300 ईयर्स। साथ ही साथ में दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कंप्लीट मम्मी है, नहीं तो फिर जो मम्मियाँ इजिप्ट के अंदर में पहले मिली है ना तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट मिस था, बट यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट मम्मी पाई गई है। दूसरा आप देखोगे इस प्रकार से और भी ढेर सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इवन इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत डिटेल से इस आर्टिकल को पब्लिश किया है, तो इंडियन एक्सप्रेस वाले आर्टिकल को ही हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि इजिप्ट की रेत के नीचे ना जो पूरा का पूरा इतिहास है उसके कई सारे जो राज हैं वो अभी भी दफन है, और जिसको लेकर काफ़ी सारे जो रिसर्चर्स हैं वहाँ पर खोज करते रहते हैं। और इसी रिसर्चर के दौरान यहाँ पे जब खोज किया जा रहा था तो एक रिसर्चर ने यहाँ पर पाया कि लगभग 4300 साल पुरानी एक मम्मी है वो यहाँ पे मिली है, तो उसका पता लगाया गया है। और ख़ास बात यहाँ पर यह कि पूरी तरह से सोने में ढकी हुई है, यानी कि गोल्ड की रैपिंग हुई हुई है इस मम्मी के ऊपर में। इसको नाम दिया गया है हेकाशेप्स का नाम दिया गया है। आगे मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बताऊँगा। हुआ क्या है कि ये मम्मी 50 फीट गहराई के अंदर दफनाई गई थी, और साथ ही साथ में यहाँ पर इसको जो ताबूत होता है, खासकर जो चूने का पत्थर होता है ना, लाइमस्टोन की बात करते हैं, तो जो चूना पत्थर का जो ताबूत है उससे बना हुआ जो ताबूत है उसके अंदर ये मम्मी पाई गई है। अब आगे थोड़ा और चलते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर इस वाले आर्टिकल को काफ़ी डिटेल से पब्लिश किया था, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब हुआ यहाँ पर यह है ना कि ये जो मम्मी है इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी फाउंड करी गई हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है मम्मी कहाँ से पाई गई है, तो मैंने आपको बताया इजिप्ट के अंदर। आप कहोगे नहीं वो नहीं, इजिप्ट के अंदर कहाँ में पाई गई है, तो आओ थोड़ा सा मैप में उसको देखते हैं। इजिप्ट के अंदर में जो इजिप्ट की कैपिटल है क्या है, कायरो के जस्ट नीचे सदर्न साइड में सक्करा आपको देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर रीजन में इस मम्मी को ढूंढा गया है। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर इजिप्ट के मैप को देखने की कोशिश करें तो इजिप्ट एक ऐसा देश है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। जस्ट पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जस्ट ऊपर वाला जो रीजन है ना, ये यहाँ पर इजिप्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम जूम करके देखते हैं तो इजिप्ट के आसपास कौन कौन से देश है। देखो इजिप्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है इजिप्ट को
खासकर इनके जो प्रेसिडेंट हैं इनको रिसेंटली हम लोगों ने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था अपने रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के ऊपर। तो इस वजह से इजिप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे भी हो चुका है। और अब यहाँ पर एक न्यूज़ और आ चुकी है, इसकी वजह से और खास हो चुका है। तो इजिप्ट के अंदर में इजिप्ट की कैपिटल कहाँ पर है, कायरो आपको यहाँ पर ही नजर आएगी। इसके जस्ट सदर्न पोर्शन में और एग्जैक्टली यहाँ पर आपको सकरा देखने को मिलेगा, यहाँ पर मम्मी पाई गई है। दूसरा, इजिप्ट के आसपास कौन कौन से देश हैं, तो इधर आपको यहाँ पर लीबिया देखने को मिलेगा, नीचे आपको साउथ में इसके सूडान देखने को मिलेगा, और इधर गल्फ ऑफ अकाबा है, इधर रेड सी है, और इधर सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल क्या करता है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने में मदद करता है, ठीक है ना। यही कैनाल है जिसके माध्यम से काफ़ी सारा जो व्यापार है वो डायरेक्टली इधर ईस्टर्न साइड से यूरोप में पहुंच पाता है, क्योंकि ये एक शॉर्टकट रास्ता देखने को मिलता है। दूसरा, पूरे इजिप्ट के अंदर एक नाइल रिवर बहती है, आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। ये रिवर पूरी तरह से बहकर जाती है और मेडिटेरेनियन सी के अंदर में यहाँ पर गिर जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर नाइल डेल्टा बना हुआ है, जैसे हमारा सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है ना, वैसे यहाँ पर नाइल डेल्टा देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, एक लेक है, लेक नासिर, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, आपसे सवाल बने लेक नासिर कहाँ पर है, तो बता देना इजिप्ट के अंदर में है, ठीक है। तो ये हमने इजिप्ट को अच्छे से मैप में देख लिया है। एक शातिर तरीके से क्वेश्चन और बन सकता है, अगर आपसे पूछा जाए क्या इजिप्ट इजराइल के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, तो बिल्कुल सही उत्तर है करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऊपर ये है इजराइल और यहाँ पर ये इजिप्ट का बॉर्डर है, ठीक है ना। तो ये इजराइल इजिप्ट के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। हम लोग यहाँ पर इसको देखना भूल जाते हैं, बट इसको ध्यान में रखना है। एक और तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, देखो ये जो मम्मी है ना, इसका नाम यहाँ पर दिया गया है, नाम है यहाँ पर हेकाशिप्स, ठीक है। ये आपको नाम दिख रहा होगा, क्या नाम है, हेकाशिप्स। और ये जो मम्मी है ये एक मैन का मम्मी है, पुरुष का मम्मी देखने को मिलता है। अच्छा, मम्मी होता क्या है, ये जो वर्ड है ना मम्मी, इसका मतलब यहाँ पर होता है, देखो एक पर्सन की बॉडी या किसी एनिमल की बॉडी भी हो सकती है, उसको उसकी मृत्यु के बाद भी बचा कर रखना, ठीक है ना। एक नेचुरल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो जो बॉडी है वो ऐसी बनी रहे, क्योंकि वो लोग यहाँ पर विश्वास करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर में, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि इजिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता था लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में। एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बावजूद भी उसके बाद भी आगे ज़िंदगी है, तो उसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से मम्मीफिकेशन कर दिया जाता था, यानी कि एक बॉडी को मम्मीफाइड कर दिया जाता था, ठीक है ना। और इसमें मम्मीफिकेशन कैसे किया जाता था ये मैंने आपको बता दिया, जो नेचुरल ट्रीटमेंट है उसका इस्तेमाल करके और इस प्रकार से कवर वगैरह करके यहाँ पर दफनाया जाता था, जिससे कि वो जो बॉडी है ना वो एज इट इज़ यहाँ पे बनी रहे, ठीक है। तो ये आज का हमारा थंबनेल वाला आर्टिकल था और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट था, पिछले 2 दिनों से काफ़ी चर्चा हो रही थी, ये हमने आज समाप्त किया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ना दोस्तों, यहाँ पर एक और आर्टिकल है, इसको हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप कहोगे फिर द हिंदू का डिस्कशन कब करोगे, देखो वो भी करेंगे, पूरा कंप्लीट न्यूज़पेपर मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन होता क्या है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर थोड़ा सा लेट आता है, तो आजकल थोड़ा सा लेट पब्लिश हो रहा है, लगभग 6 बजे तक पब्लिश हो रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा जब मुझे पहले टाइम मिला तो मैंने दूसरे न्यूज़पेपर को खोजने की कोशिश करी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढने की कोशिश की है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हुई चली गई। तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं, और एग्जामिनेशन के अंदर में डायरेक्टली इससे लिंकिंग सवाल पूछा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर डेक्कन हेरल्ड का एक आर्टिकल है और उसके अंदर मेंशन किया गया है कि देखो इंडिया के अंदर में बात करें तो टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, बाकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। इवन दुनिया भर में टाइगर की जितनी भी संख्याएं हैं उसकी 70% पॉपुलेशन केवल और केवल इंडिया के अंदर में है, ये बात बताई गई। तो इसको लेकर एक पूरी की पूरी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, आओ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और जानते हैं इसके रिलेवेंसी के बारे में। तो उस आर्टिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स है वो सब आपको नीचे नोट्स की फॉर्म में दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसको बस खाली अच्छे से सुनते हुए चलना। तो इंडिया के अंदर में आज के समय में लगभग आप कह सकते हो 70% दुनिया भर के टाइगर्स पाए जाते हैं। तो इसको लेकर एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी, क्योंकि हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये बात बोली भी है कि भारत ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है, क्योंकि पिछले सालों के कंपैरिजन में देखें तो लगातार टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर इंक्रीज़ हुई है। और ये सारी चीज़ें खुद भी रिवील करी गई हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से। अब ये क्या होता है इसको भी समझेंगे। तो इस पूरे आर्टिकल का जब हम लोग निचोड़ निकालते हैं ना, तो 3 चीज़ें निकल कर आती हैं जो एग्जामिनेशन के लिए आपको पढ़ना है। पहली चीज़, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है वो समझना होगा। देन हम लोग डिस्कस करेंगे टाइगर सेंसस 2018 की रिपोर्ट को कि आखिरकार टाइगर का स्टेटस भारत में एग्जैक्टली क्या है। फिर थोड़ा सा हम लोग न्यूज़ समरी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप देखोगे कि हम लोगों ने किस प्रकार से टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाया है, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अलग अलग इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। इवन प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था 1 अप्रैल 1973 में, ताकि हम लोग टाइगर को बचा सकें, इनकी सुरक्षा कर सकें। ये जो प्रोजेक्ट है ये भी आप कह सकते हो कि पूरे दुनिया भर में एक सबसे बड़ा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की तरह देखा जाता है, जहां पर हम लोगों ने काफ़ी सारे टाइगर्स को
प्रोटेक्शन दी है। ये जो प्रोजेक्ट है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर यहाँ पर पैसा खर्च करके इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। दूसरा, यहाँ पे कुछ फंडिंग प्रोवाइड करवाई जाती है उन राज्यों को जिन जिन राज्यों के अंदर में ढेर सारे टाइगर्स पाए जाते हैं, ताकि जहाँ जहाँ पे वो पाए जाते हैं, जिस भी हैबिटेट में पाए जाते हैं, वहीं पर उनकी सुरक्षा की जा सके। इसके लिए भी यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। दूसरा, यहाँ पर आप देख पाओगे एक बॉडी आती है NTCA, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये भी एक सुपरवाइजिंग एजेंसी है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ वाकई में इसका टाइगर को प्रोटेक्शन देने का काम है। तो NTCA का काम को समझने से पहले 2-4 बातें आपको समझनी होंगी जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में। ऐसे सवाल पहले कई बार पूछे गए हैं, ये बॉडी कौन से एक्ट के तहत बनाई गई है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अथॉरिटी है इसके अंदर 3 अलग अलग बॉडीज़ आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ऐसे यहाँ पर आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी में देखने को मिल जाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेक्रेटरी और कुछ और इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी इस बॉडी के अंदर में होते हैं। अब NTCA का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है हम लोग अपने टाइगर को एक प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं, उनकी पॉपुलेशन का ध्यान रखने का काम करते हैं। दूसरा, जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर में, जहाँ जहाँ पर टाइगर्स को रखा गया है, टाइगर्स पाए जा रहे हैं, उसके आसपास के जो लोकल पीपल हैं उनका भी ध्यान रखना। और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके बीच में, यानी टाइगर्स और लोकल पीपल के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो। ये सारा का सारा काम किसका है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मेजर काम है। दूसरा, अब हमने डिस्कस करना था कि टाइगर की सेंसस की जो 2018 की रिपोर्ट है वो एग्जैक्टली क्या बोलती है। 2018 में ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, इसने बताया है कि टाइगर की पॉपुलेशन किस प्रकार से इंक्रीज़ हुई है। लगभग यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि 29 जुलाई 2019 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। ठीक है ना, मतलब 1 साल बाद पब्लिश हुई थी और इसने यहाँ पर सारा का सारा डेटा दिया था। देखो, हुआ यहाँ पर ये था कि लगभग रशिया के अंदर में, आज से कई साल पहले, लगभग यहाँ पे बात की जा रही है साल 2010 के अंदर में, साल 2010 में रशिया के अंदर में एक समिट होता है, पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। वहाँ पर हम लोगों ने पहली बार एक टारगेट रखा था कि 2022 तक हम अपने यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर देंगे। इस प्रकार के टारगेट्स यहाँ पर रखे गए थे और दुनिया भर की कंट्रीज़ ने यहाँ पर इस प्रकार के टारगेट रखे थे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें, जो टोटल पॉपुलेशन है टाइगर के अंदर में, टाइगर की इंडिया के अंदर में, वो लगभग 2967 के आसपास देखने को मिलती है। साल 2014 में ये जो नंबर था ये लगभग 2226 के आसपास का था। यानी आप इमेजिन कर सकते हो 2014 से लेकर 2018 के बीच में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। लगभग बोला जा रहा है कि 741 के आसपास जो टाइगर्स है ये इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि केवल 1 साल में बढ़े थे। बाकी यहाँ पर 33% टाइगर कुछ 4 साल के अंदर बढ़कर निकले हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 2014 से 18 के बीच में एक बहुत बड़ा नंबर देखने को मिलेगा। इमेजिन कर लो, 2000 लगभग 2226 से लेकर ये इतनी पहली पॉपुलेशन हुआ करती थी, इससे बढ़कर 2967 हो चुकी है। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे क्लियर की गई। देन उसके बाद में बोला जा रहा है कि टॉप टाइगर स्टेट्स की बात करते हैं, यानी कि भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा इस प्रकार का क्वेश्चन एलिफेंट को लेकर UPSC ने पहले पूछ लिया था। तो टॉप टाइगर स्टेट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आ जाता है मध्य प्रदेश, देन कर्नाटका, देन उत्तराखंड। और मैं आपको बता दूं, एलिफेंट को लेकर क्वेश्चन जो बना था ना, उसमें कर्नाटका था, क्योंकि कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा एशियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन है। खैर, यहाँ पर हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर की बाय पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड टॉप पर हैं। लेकिन अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, तो उसमें मध्य प्रदेश आ जाता है, देन महाराष्ट्र, देन उसके बाद में अगेन यहाँ पर कर्नाटका आ जाता है, उत्तराखंड नहीं है। देन वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें, यानी कि जहाँ जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है या फिर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो उस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ और मिजोरम है। यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय लगातार कम हुई है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो न्यूज़ क्या था, ये हमने समझ लिया कि इंडिया के अंदर में पिछले कुछ समय में ओवरऑल तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है और दुनिया भर के जितने भी टाइगर्स हैं उनके 70% टाइगर केवल और केवल इंडिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इतना आर्टिकल इनफ रहेगा? नहीं, अभी एग्जामिनेशन के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पर प्रीलिम्स में सवाल बन सकते हैं। टाइगर के बारे में हम काफ़ी चर्चा करते हैं, आपको पता है इस बार टाइगर, लेपर्ड, चीता, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में। आपको इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब जानवरों के बारे में एक एक बात अच्छे से रटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है पूरे साल चर्चा में थे। तो जब हम बात करते हैं टाइगर की, तो टाइगर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं। सबसे पहला इसका साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम की जब हम बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। इंडिया के अंदर में जो टाइगर पाया जाता है उसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस। टिग्रिस यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, टिग्रिस बस खाली एक वर्ड और ऐड हो चुका है।
अबाउट की बात करें यानी कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, साइबेरियन टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर भी यहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं। रशिया से लेकर आप देखोगे पूरा इंडिया तक यहाँ पर काफ़ी सारे टाइगर्स पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में इंडोनेशिया के अंदर भी टाइगर्स देखने को मिलेंगे। और ये जो कैट की स्पीशीज़ है यानी बिल्लियों की जो अलग अलग प्रजाति होती है, खासकर बिग कैट की स्पीशीज़, उसी स्पीशीज़ के अंदर में यहाँ पर इसको रखा जाता है। दूसरी बात, अगर हम देखें पिछले कुछ समय में ट्रेडिशनली लगभग 8 प्रकार की टाइगर्स की प्रजातियाँ हुआ करती थी, जिसमें से 3 प्रजातियाँ ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, 8 प्रकार की प्रजातियां जो हुआ करती थी वो कौन कौन सी थी, थोड़ा बहुत यहाँ पर आइडिया रखना है। इसमें से जो मेजर ध्यान रखना है वो रखना है इन 3 के बारे में, जो 3 प्रजातियां खत्म हुई हैं। लेकिन जो 8 हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आता है बंगाल टाइगर, है ना, बंगाल टाइगर है, कैस्पियन टाइगर है, एमूर टाइगर। ध्यान रखना कैस्पियन टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ठीक है ना। फिर है एमूर टाइगर, देन उसके बाद में जावन टाइगर, और जावन टाइगर यानी इंडोनेशिया के अंदर जो पाया जाता है ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। देन साउथ चाइना टाइगर हो गया। देन बाली टाइगर, ये भी बाली इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुकी है प्रजाति। उसके अलावा सुमत्रन टाइगर और इंडो चाइनीज़ टाइगर्स, ये अलग अलग प्रकार की यहाँ पर 8 प्रजातियां देखने को मिलती हैं टाइगर की, और जिसमें से 3 एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी जो हैं वो सब स्क्रीन पर नज़र आ गई हैं। अच्छा, इनको खतरा भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहला खतरा यहाँ पर यह है कि जहाँ जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं, आपको पता है जंगल वगैरह लगातार हम लोग डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसके चक्कर में इनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। दूसरा, यहाँ पर इनकी स्किन के लिए इनका एक तरीके से हंटिंग करना, शिकार करना, है ना, तो इसके चक्कर में भी इनको काफ़ी खतरा रहता है। अब आ जाता है एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर कोई जानवर न्यूज़ में आता है तो उसके लिए आपको केवल और केवल इतनी बात ध्यान में रखनी होती है, उसका प्रोटेक्शन स्टेटस। उसका प्रोटेक्शन स्टेटस आखिरकार क्या है। तो जो भी इंडियन टाइगर है ना, अगर हम इसकी बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि हाई प्रोटेक्शन दी गई है। इसका कोई यहाँ पे शिकार करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर हाई पेनल्टी चार्ज की जाएगी। दूसरा, यहाँ पे IUCN के अंदर में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ये प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खतरे में नज़र आती है। बाकी साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। जो इंटरनेशनल व्यापार है उसको लेकर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस, काफ़ी सारी रोक टोक, काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी इंडिया के अंदर टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो 53 टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये नंबर करेक्ट है या नहीं ये मुझे नहीं पता, आप लोग नीचे बता सकते हो टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है ना। ये मैंने देखा नहीं है, थोड़ा पुराना डेटा है, वैसे करेक्ट करके बता देना। दूसरा, यहाँ पे लार्जेस्ट की बात करें, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, जिसका नाम है नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। छोटे की बात करें तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में, सबसे छोटा महाराष्ट्र में, जिसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व। बाकी टाइगर की पॉपुलेशन को लेकर क्या स्टेटस है भारत में, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, किस प्रकार से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। और न केवल इंडिया के अंदर में, नेपाल, भूटान, रशिया, चाइना के अंदर में भी इनकी संख्याएँ लगातार बढ़ी हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इतना कुछ क्यों डिस्कस कर रहे हैं टाइगर के बारे में, इतनी प्रोटेक्शन दी जा रही है, हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखा है, ऐसा क्यों। टाइगर को बचाने के पीछे कोई इंपॉर्टेंस है, इसका कोई महत्व है क्या। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ा महत्व है। क्या है कि अगर हम टाइगर बचाएंगे तभी हमारे फॉरेस्ट बच पाएंगे, तभी हमारे जंगल बच पाएंगे। कहोगे क्या बात कर रहे हो। हाँ, इसी को तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन पर जो सबसे ऊपर यहाँ पे जानवर आता है ना, अपेक्स या प्रीडेटर, उसमें यहाँ पर टाइगर, लायन, इन जैसे जानवरों को रखा जाता है। अब मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, प्लांट खाने के लिए यानी पेड़ पौधे खाने के लिए एक जानवर है। वो कौन सा जानवर है, वो है डियर। हिरण क्या करेगा, ये सारे पेड़ पौधे खाने का काम करेगा। लेकिन आप ऐसा सोचो कि अगर टाइगर ना हो तो हिरण की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो पेड़ पौधे खा के ख़त्म कर देंगे, तो हमारे जो जंगल हैं वो कैसे बचेंगे, है ना। और ऐसे कई सारे जानवर देखने को मिलते हैं। तो इन हर्बीवोरस जानवर को खाने का काम करता है टाइगर, ठीक है। तो ये नेचरली, यानी नेचर ने ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो प्लांट को खाने के लिए है हमारे डियर को खाने के, डियर के अलावा और बाकी सारे जो जानवर, जो हर्बीवोरस जानवर हैं, उनको खाने के लिए यहाँ पे हमारे पास में कार्निवोर है टाइगर। इसको हम प्रीडेटरी कैटेगरी में रखते हैं। या फिर यहाँ पे ऊपर आप लायन कह सकते हो। बाकी सारे जो बड़े बड़े जानवर हैं वो सब यहाँ पे ऊपर रहते हैं, जो कि यहाँ पर इन प्लांट्स और ये सारे पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों को खाने का काम करते हैं। इससे क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होकर चलती है, रेगुलेट होकर चलती है इन वाले जानवर की, जिससे कि यहाँ पर हमारा जो जंगल है वो भी थोड़े सुरक्षित रहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये था यहाँ पर इस सवाल का जवाब कि आखिरकार टाइगर को बचाने के पीछे का इम्पोर्टेंस है क्या।
क्लियर हो गया ना, मज़ा आ गया, अच्छे सारी चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल गया है ना, क्योंकि इतना टाइम, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम था मेरे पास, तो टाइम वेस्ट करने की आदत है नहीं, तो वहाँ पे एकदम से पढ़ लिया और ये सारी चीज़ें हम लोग को मिल गई हैं। अब हम लोग आते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे यार जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर 11,000 से ज़्यादा ऑलरेडी मेरे साथ में लोग जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। दूसरी बात, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर में, जैसे स्टार्टिंग में आपसे एक मैप का क्वेश्चन पूछा गया, रिवर देखने के लिए बोला है। दूसरा आपसे मैंने प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखा करो मैप के अंदर में जो भी आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद में उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा करो। इससे आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाओगे और डायरेक्टली कभी कभी यहाँ पर यूपीएससी के अंदर यहीं से सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको थोड़ा सा पैटर्न बदला बदला रख रहा होगा यार। जो मेरा पुराना वाला रिकॉर्डर है ना, वो हो चुका है ख़राब। मतलब रिकॉर्डर था पुराना वाला, उसमें मैंने साउंड रिकॉर्ड, मतलब जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो आज मतलब क्या ही कहूँ, बस खाली मैंने चेक कर लिया बीच में। जब मैंने चेक किया ना, तो ऑलरेडी 15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन उसमें साउंड नहीं आ रहा था। और अच्छा हुआ मैंने लंबा वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, वरना बाद में देखता साउंड नहीं आता। तो इस चक्कर में मुझे यहाँ पर दूसरा रिकॉर्डर यूज़ करना पड़ रहा है। तो आई होप आपको कोई इसमें परेशानी नहीं हो रही होगी और अच्छे से यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। होता नहीं है कि एक चीज़ के प्रति हम हैबिचुअल हो जाते हैं, तो फिर जब चेंज होता है ना, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को। वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पैटर्न को बहुत ज़्यादा सिमिलर ही रखा है, बस खाली साइज़ जो है वो बढ़ चुका है ना दोस्तों। आज हम अपने एडिटोरियल डिस्कशन को पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एडिटोरियल्स ढेर सारे हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, हमारे 3-4 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। तो एडिटोरियल में जब हम, आपको पता है, एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं, तो हमेशा उससे पहले एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट उसको देखते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन बोलता है, व्हाट आर द इश्यूज़ विद द एडवेंट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। आपको पता होगा, अभी आज से लगभग 3-4 दिन पहले मैं लगातार 2-3 बार एक आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, और मेरे ख्याल से आप इसके ऊपर एक बार आंसर राइटिंग भी कर चुके हो, है ना। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर आंसर राइटिंग कर चुके हो ना एक बार, कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा दूसरा टॉपिक है, मतलब टॉपिक वही है, उसी में यहाँ पर क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसको अभी यहाँ पर यूजीसी ने भारत में लाने की कोशिश की है। यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ऑफर है, अगर ये अपना कैंपस भारत में लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लेकिन लगा सकते हैं। तो वही यहाँ पर उसी के बेसिस पर सवाल यह है कि आखिरकार फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का जब इंडिया में आगमन होगा, जब ये आएंगी, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इशूज़ देखने को मिल सकती हैं, इस चीज़ से क्या क्या इशूज़ देखने को मिल सकती हैं, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो। तो हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन के साथ क्या मुद्दे हैं, आप लोगों को बताना है। 150 शब्दों में आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, आपको वो चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पर लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पर ज़रूर से सबमिट कर सकते हो। एक छोटा सा काम और करना है, जब आंसर्स को सबमिट करोगे तो एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को ज़रूर से रिव्यू करना। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे ना, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। साथ ही साथ में सामने वाले की आंसर राइटिंग में अगर कोई मिस्टेक होती है, तो आप यहाँ पर उनको बता सकोगे कि हाँ सर, आपके आंसर में यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। ठीक है, चलो आते हैं एडिटोरियल सेशन के ऊपर। तो सबसे पहला एडिटोरियल आता है हमारा यहाँ पर, ये वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो, आपको पता होगा रिसेंटली अडानी ग्रुप के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन उठ चुके हैं। अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट को यहाँ पर पब्लिश करने वाली एक फर्म है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग के बारे में आपने यहाँ पर सुन लिया होगा। कल भी इसको लेकर एक आर्टिकल था, कल मैंने डिस्कशन नहीं किया था, सोचा था इसके ऊपर थोड़े रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे तभी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास में कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, उसके बेसिस पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हिंडनबर्ग फर्म ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है अडानी ग्रुप को लेकर। तो क्या है मुद्दा, आओ थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार अडानी ग्रुप के ऊपर इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर उठाया यह जा रहा है कि अडानी ग्रुप कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम में है, और आने वाले समय में जिन लोगों ने भी अडानी ग्रुप के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होगा, वो भी प्रॉब्लम में आने वाले हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो वो चीज़ें यहाँ पर इस रिपोर्ट ने पब्लिश की हैं। आओ थोड़ा समझते हैं। और इसकी चक्कर में पता क्या हुआ है, अडानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा भारी भरकम नुकसान हुआ है। पिछले कुछ समय में लाखों करोड़ों रुपये का यहाँ पर ये लोग नुकसान झेल चुके हैं।
जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पूरे एडिटोरियल के, और इससे हटकर भी बहुत सारे रेलिवेंट पॉइंट्स वो सब मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दिए। इसको प्लीज़ टेलीग्राम से डाउनलोड करना, इसको स्टोर करके रखना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हाल ही में यूएस की यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, यानी यूएस की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी फर्म देखने को मिलेगी जिसका नाम है हिडनबर्ग रिसर्च। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है अडानी ग्रुप को लेकर, और इस रिपोर्ट ने क्लेम ये किया है कि जो अडानी ग्रुप है ना, ये कहीं ना कहीं अडानी स्टॉक्स के अंदर एक शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करके रखता है। ये शॉर्ट पोजीशन क्या होती है आगे मैं आपको समझाऊंगा। और कहीं ना कहीं जो ये अडानी ग्रुप के शेयर्स वगैरह हैं ये ओवर प्राइस हो चुके हैं। मतलब कि एक समय ऐसा था कि अडानी जो पूरा का पूरा स्टॉक थे, ये इन शेयर्स को हम देखते थे तो ये बहुत ज़्यादा डाउन प्राइस पर थे, और अचानक से एक साल के अंदर अंदर, कुछ सालों के अंदर अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। जंप होता है लेकिन 2000% तक का जंप जो है ना, ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, वो यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया है। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ गलत काम किए बिना इस प्रकार से इतना बड़ा जंप नहीं ले सकते हो, और अगर इतना बड़ा जंप मिला है तो आने वाले समय में अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं वो सब डूबने वाले हैं। और ये बात जैसे ही पब्लिक में पब्लिश होती है, जैसे यहाँ पर ये रिपोर्ट आती है, हलचल मच जाती है पूरे इंडिया भर में, और इतने सारे यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं आप कह सकते हो ये सब लूज़ होते हैं अडानी ग्रुप के, कि अडानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा भारी भरकम नुकसान होता है, लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। इवन बताया यहाँ पर यह जा रहा है कि इन्वेस्टर्स ने लगभग 4.2 लाख करोड़ तक का लूज़ कर दिया था 2 दिनों के अंदर अंदर। अभी थोड़ा सा ये ज़्यादा हो चुका होगा। ठीक है, तो वही डिस्कस करेंगे हम, हिडन रिसर्च क्या है, ये क्या काम करती है, प्लस अडानी ग्रुप ने इसके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्या है पूरा का पूरा इशू, और प्लस इनको लॉस होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब कुछ ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, अडानी ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं। अडानी ग्रुप आखिरकार क्या है। आपने गौतम अडानी के बारे में सुना होगा, जो कि दुनिया में टॉप रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी में आना शुरू हो गए थे पिछले कुछ समय पर, बट अभी यहाँ पर वापस से थोड़ा लिस्ट में डाउन आ चुके हैं इस लॉस की वजह से। तो अडानी ग्रुप की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर में कंपनीज़ का सबसे बड़ा ग्रुप है अडानी ग्रुप का। अब ये कंपनीज़ ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती हैं, अलग अलग सेक्टर में। जैसे इनकी स्पेशलिटी कोल, पोर्ट, सीमेंट, ग्रीन एनर्जी, इवन जो एडिबल ऑयल्स होता है, इन सभी सेक्टर्स में ये लोग काम करते हैं। दूसरा, यहाँ पर रिसेंटली आपको पता होगा अडानी ग्रुप ने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स भी परचेज़ किए हैं। इवन आपको पता होगा अंबुजा सीमेंट हो गया, उसके बाद में एसीसी लिमिटेड हो गया, इसके मेजॉरिटी स्टेक परचेज़ कर लिए थे अडानी ने। उसके बाद में दूसरा जो एनडीटीवी है, इसके भी 30% शेयर जो है अडानी ग्रुप परचेज़ कर चुका है। तो अभी के समय पर अडानी ग्रुप के जो ओनर हैं वो कौन है, मिस्टर गौतम अडानी, ठीक है ना, जो कि पिछले कुछ समय पर जो दुनिया के टॉप 4 सबसे अमीर आदमी है उस लिस्ट के अंदर रहा कर देते, बट अभी यहाँ पर इनका नंबर गिरकर 7वें नंबर पर आ चुका है। बट थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा और डाउन हो गया हो, अभी मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पर गिरकर बट यहाँ पर ये टॉप 4 रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी के अंदर आया करते थे अभी कुछ समय तक। ठीक है, अब हुआ क्या, इनको इस लिस्ट में नीचे गिराने वाली जो बॉडी है ना, जो फर्म है, वो है हिडनबर्ग रिसर्च। इस हिडनबर्ग रिसर्च ने इनकी सारी कंपनीज़ को लेकर, ऐसा पहले भी कई सारी रिपोर्ट हिडनबर्ग रिसर्च पब्लिश कर चुका है, कई सारी कंपनियों को बहुत ज़्यादा घाटा ये पहले भी पहुंचा चुका है इनका। और पहली बात, ये लोग बिल्कुल फैक्ट्स रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि देखो हिडनबर्ग रिसर्च गलत है, लेकिन पहले भी इन्होंने कई सारी कंपनीज़ को बहुत बहुत लॉस पहुंचाया है, और वहाँ पर भी कई बार फैक्ट्स करेक्ट निकले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ सही भी है गलत भी है। तो बट यहाँ पर अभी इसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट होगी, इसके बारे में थोड़ा चीज़ें जो है वो पता चलेंगी। हालांकि यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा अभी रिसेंटली क्या किया गया है, लेकिन हिडनबर्ग रिसर्च के बारे में जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। ये जो रिसर्च है ये यूएस की एक रिसर्च टीम है, रिसर्च टीम आप कह सकते हो, जो कि साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और इनका काम है फाइनेंशियल को लेकर रिसर्च करना, खासकर जो कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स को लेकर ढेर सारे जो रिसर्चिंग है ये करते हैं। और इनका जो रिसर्च का मेजर काम यहाँ पर यह है कि जितनी भी कंपनियाँ की गलत हरकतें हैं, खासकर अनएथिकल प्रैक्टिस हैं, जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को ये मॉनिटर करने का काम करते हैं। तो एक प्राइमरी मेथड यहाँ पर कह सकते हो इन्वेस्टमेंट का होता है शॉर्ट सेलिंग, इसको यहाँ पर ये पकड़ते हैं। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है ना, एक इंसान, तो बेसिकली यहाँ पर जो हिडनबर्ग है ना, इनका जो एक और काम है वो है शॉर्ट सेलिंग करना। अब शॉर्ट सेलिंग में आपको पता होगा, मतलब इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस खाली कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। जब कंपनी गिर रही होती है तो वहाँ पे खूब सारा पैसा कमा लेते हैं ये लोग। कंपनी गिर रही होती है, जब पता है इनको कि हाँ भाई कंपनी गिरने वाली है, सारे इश्यूज़ हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने जो शेयर्स हैं वो बेच दिए जाएँ, है ना। अब जब कंपनी गिर रही होती है तो ढेर सारे शेयर्स को बेच देते हैं, और एक समय बाद जब कंपनी बिल्कुल डाउनवर्ड पर आ जाती है, बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तो मतलब उसके दाम और कम हो गए, तो वही शेयर वापस से ख़रीद लो। यानी कि जो
कंपनी और लॉस में जाएगी, उसके शेयर के प्राइस और ज़्यादा डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे उस समय पर खरीद लेगा, तो उसके जो बीच का मार्जिन हुआ वो उसका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे यहाँ पे कई सारे लोग करते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत होता है। तो मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली यहाँ पर आप इतना समझ सकते हो, उसके लिए आपको पूरा स्टॉक मार्केट में घुसना पड़ जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में, ये आपने समझा क्या है। दूसरा यहाँ पर इस रिपोर्ट का अडानी ग्रुप को लेकर क्या कहना है, इसको समझते हैं। इस रिपोर्ट ने यहाँ पर क्लेम ये किया है कि अडानी ग्रुप कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के पूरे इतिहास में एक सबसे बड़े फ्रॉड का काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत सारा फ्रॉड किया जा रहा है अडानी ग्रुप के माध्यम से, ऐसा यहाँ पर इन्होंने ये बात बोली है इस हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने। क्योंकि पिछले कुछ समय में कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो ओवर प्राइस नजर आए, बहुत तेज़ी से दाम बढ़ गए हैं, एकदम से शेयर्स के यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुए हैं और आने वाले समय पर ये बहुत ज़्यादा डाउन होंगे, ये बात भी यहाँ पर बोली जा रही है। अब ये किस बेसिस पर बताया गया, मतलब क्या क्या रीजंस दिए गए हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के थ्रू। तो पहला यहाँ पर उन्होंने ये बोला है ओवर वैल्यू ऑफ शेयर्स। रिपोर्ट ने ये बोला कि देखो हिंडनबर्ग ने खुद का एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने के बाद हम दावा ठोक के क्लेम कर रहे हैं कि जो अडानी शेयर्स हैं ये हाईली ओवर वैल्यू हैं और ये सब यहाँ पर ऐसे ही दूसरी हरकतों से करे गए हैं और खुद की कंपनियों से यहाँ पर जो ये प्राइस है ना इसको बम्प करने की कोशिश की गई है, ऊपर नीचे करने की कोशिश की गई है। दूसरा यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक और जो खतरे वाली बात है वो है डेट फ्यूल्ड बिजनेस, यानी कि आप देखोगे जो ज़्यादातर कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी अडानी ग्रुप की, वो आज के समय पर बहुत ज़्यादा कर्ज में है। उन्होंने ढेर सारा कर्ज ले रखा है, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर ले रखा है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अडानी ग्रुप के जितने भी करंट एसेट हैं, जितनी भी इनकी पूंजी अभी के समय पर है ना, ये इनके कर्ज से कम है। यानी जो इन्होंने लायबिलिटीज़ ले रखी है, बैंक से इतना सारा पैसा उधार ले रखा है, वो उधार ज़्यादा है, इनके पास में इतना अमाउंट नहीं है कि वो इस उधार को चुका सकें। तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती है और ये कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल प्रैक्टिस के लिए कभी भी हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ कंपनी को होता है तो आगे वो जो लॉस है वो भरपाई नहीं की जा सकती, बैंक्स को बहुत बड़ा घाटा होगा, इससे डायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तीसरा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है डाउट्स रिगार्डिंग मैनेजमेंट टीम, जो कि पूरी की पूरी अडानी ग्रुप की मैनेजमेंट टीम है ना, इसके अंदर कई सारे फैमिली मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पे उनकी कोई प्रॉपर वेबसाइट भी नहीं है, इतने सारे सीए हैं और उन सीईओ का जो भी जितने भी सीए देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े से यहाँ पर आप कह सकते हो ज़्यादा ही छोटे हैं एज के हिसाब से, ज़्यादा कुछ यहाँ पर उनको इतना पता नहीं होगा हिडनबर्ग के हिसाब से, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। इवन यहाँ पे कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं इस मैनेजमेंट टीम के अंदर जो कि पहले भी कई सारे फ्रॉड्स के अंदर पकड़े गए हैं, वो बात भी बताई गई है। देन इन्होंने यहाँ पर पम्प्ड अप डिमांड की है, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके बारे में, बोला ये जाता है कि जो अडानी के स्टॉक्स है ना, इनके साथ में यहाँ पर वॉश ट्रेडिंग की गई है। वॉश ट्रेडिंग यहाँ पर एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहाँ पर जो भी कंपनी के शेयर्स होते हैं इनको बाय सेल किया जाता है कुछ अपनी ही सेम रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं उनके माध्यम से, यानी ज़बरदस्ती अपनी संबंधित जितनी भी कंपनियाँ हैं उनके माध्यम से यहाँ पर शेयर्स को ज़्यादा परचेज करना, खरीदना। इससे यहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं वॉश ट्रेडिंग की जाती है, लोगों को दिखाया जाता है और इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं यार ये कंपनी एकदम से उठ रही है, जबकि वही यहाँ पर दूसरी कंपनी के साथ में या किसी और के साथ में मिलकर उस शेयर को परचेज़ कर रहे हैं या एक तरीके से उसको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पर लोगों के ऊपर एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आई है। फिर एक चीज़ यहाँ पर हिडनबर्ग ने बताई है वो है इनएडिक्वेट कंप्लायंस। तो बहुत सारे लोग जो अडानी ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं ना, वो इतने प्रोफेशनल्स नहीं हैं। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि काफ़ी सारे जो यहाँ पर लोग हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा कम है, यंगर बहुत ज़्यादा हैं, वो इस पर्टिकुलर मामले को संभालने के लिए, इतनी बड़ी कंपनी को संभालने के लिए, यानी कि दुनिया में इतनी बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप उसको संभालने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट देखो अडानी ग्रुप के ऊपर तो पड़ रहा है, लगातार अडानी ग्रुप को बहुत बड़े झटके लगे हैं। लगभग इनकी जो कंपनियाँ हैं ना, इन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट लॉस किया है। 25 जनवरी को ये रिपोर्ट आती है और वहीं पर काफ़ी सारा अमाउंट, यहाँ पर लाखों करोड़ रुपए अमाउंट यहाँ पर ये लॉस कर चुके होते हैं। इवन यहाँ पर इनकी जो पर्सनल नेटवर्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। $25 बिलियन की पर्सनल नेटवर्थ भी यहाँ पर इनकी ख़त्म हो चुकी है इस चक्कर में, है ना। $100 बिलियन से कम हो चुकी है इनकी नेटवर्थ। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले ये 3rd रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी में आया करते थे, बट इस रिपोर्ट के बाद से लगातार रैंक गिरते गिरते अभी 7वें नंबर पर आ चुके हैं, 7th रिचेस्ट इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में। बाकी अभी और डाउन जा सकते हैं। फिर बात यहाँ पे बोली जा रही है क्या इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा। देखो बोला ये जा रहा है इकोनॉमी के ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा। रीज़न यहाँ पर क्या है कि जो अडानी ग्रुप है ना, अडानी ग्रुप आज तक कभी भी इस कर्ज को उतारने में फेल नहीं हुई है। पहले भी काफ़ी सारा कर्ज उतारा है तो कर्ज को उतारने में फेल नहीं हुए, डेट को रीपेमेंट करने में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं देखने को मिला है। दूसरा यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि हमारे कंट्री में बैंक्स की हालत काफ़ी अच्छी है। जो बैंक है ना,
इनकी काफ़ी अच्छी हालत है। इवन पैसा डूबता है तो बैंक के ऊपर इतना असर पड़ेगा नहीं, वो बात यहाँ पे बताई जा रही है। यानी कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम में है इसके अंदर पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका इम्पैक्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है, सब कुछ समझ में आ चुका है क्या था हिडेनबर्ग का रिपोर्ट और क्या क्या यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं और क्या क्या यहाँ पर किस तरीके से बोला गया कि जो अडानी ग्रुप है वो कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, इस पूरी की पूरी कॉर्पोरेट हिस्ट्री के अंदर में। बाकी आगे क्या होगा वो सब आगे के न्यूज़ आर्टिकल्स हम लोग को बताते रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ पहले हम लोग अपने टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर तीनों के तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ऊपर यहाँ पर फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, उसके बाद में यहाँ पर तीसरा, थर्ड वाला भी सब कुछ रेलिवेंट है यार आज के न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पे ये वाला जो आर्टिकल है ना, इसको हम लोग जीएस पेपर नंबर 2 से भी लिंक कर पाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से। अच्छा, बात क्या की जा रही है, आपने परसों देखा होगा ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में था इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। हालांकि परसों मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं कर पाया था हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, जिस वजह से वहाँ पे डिस्कशन नहीं किया था। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो क्या है वो हम लोग समझेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। दूसरा, इसको लेकर एक इशू आ गया है। इशू यहाँ पर यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेज दिया है। नोटिस भेजने के साथ में पाकिस्तान को 90 दिन का समय दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर सुधर जाओ और मान जाओ हमारी बात को, वरना ये जो वाटर ट्रीटी है ना, इंडस वाटर ट्रीटी 60 साल पुरानी ट्रीटी है, 60 ईयर्स पुरानी ट्रीटी, इसके अंदर बदलाव कर देंगे। और बदलाव क्या, इस ट्रीटी को वापस से शुरू किया जाएगा, किसके हक में कौन सी नदी आएगी, ये सब कुछ वापस से शुरू किया जाएगा। ये बात इंडिया ने बोल दी है। तो इंडिया ने इसको लेकर नोटिस पाकिस्तान को भेज दिया है। अब क्वेश्चन यह है कि नोटिस भेजने के पीछे का रीज़न क्या है, उसको समझना होगा। और उसको भी समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार इंडस वाटर ट्रीटी एग्जैक्टली है क्या। तो इस आर्टिकल के जितने भी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो सब स्क्रीन पर नीचे आपको देखने हैं, यहाँ पर आपको पता चलता रहेगा इनके बारे में। तो हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ खबर आपने पढ़ ली है ऑलरेडी। न्यूज़ ये निकल कर आती है कि इंडिया ने एक नोटिस भेज दिया है पाकिस्तान को कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बदलाव कर देंगे। 60 साल से ज़्यादा पुरानी ये ट्रीटी हो चुकी है। एक सक्सेसफुल ट्रीटी भी मानी जाती है। एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसको दोनों कंट्रीज़ ने प्रॉपरली फॉलो किया। हालांकि पाकिस्तान की साइड से उल्टी सीधे हरकतें देखने को मिली हैं, बट इंडिया यहाँ पर इसको प्रॉपरली फॉलो करता हुआ चला गया। ठीक है, अब इसको लेकर नोटिस क्यों भेजा गया वो सब आपको समझाऊंगा। पहले आपको समझना होगा इस ट्रीटी के बैकग्राउंड के बारे में। ये ट्रीटी क्या बोलती है, ये जो एग्रीमेंट था, ये जो ट्रीटी थी ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये पानी को लेकर थी। नाम को पता चला इंडस वाटर ट्रीटी। नदियों को लेकर ये एग्रीमेंट किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इस ट्रीटी को इंडिया पाकिस्तान ने साथ में मिलकर अकेले नहीं किया है, इसके बीच में एक बिचौलिया बैठा था, वो था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर इस ट्रीटी को ब्रोकर्ड किया है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इंडिया पाकिस्तान के बारे में और एक मैप के माध्यम से। नाउ इस वाले पिक्चर में आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो, इंडस वाटर ट्रीटी को समझ सकते हो। जब हम लोग यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का मैप देखते हैं, एग्जैक्टली आपको इस प्रकार से नजर आएगा। तो ढेर सारी नदियाँ जो हैं इंडिया से गुजरती हैं और पाकिस्तान के अंदर एंटर करती हैं और पाकिस्तान से बहती हुई नीचे अरेबियन सी के अंदर में गिर जाती हैं। ऐसी कई सारी नदियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहीं पर क्या है ना, आपको कुछ और नदियाँ नजर आएंगी, जैसे चेनाब, झेलम, इंडस, सतलज, ब्यास, रवि। ये आपको यहाँ पर 6 नदियों के मैंने नाम बताए। तो इंडस नदी यहाँ पर ये इस प्रकार से नजर आ रही होगी। इस प्रकार से इंडिया से गुजर कर और पाकिस्तान में एंटर कर फिर पाकिस्तान से नीचे उतर जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये झेलम नज़र आ रही है ना। इसी प्रकार से चिनाब नज़र आ रही है। देन यहाँ पर रवि है, देन ब्यास है, देन उसके बाद में यहाँ पर आपको सतलज नज़र आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी की सारी नदियाँ आपको दिख रही होंगी। इन्हीं नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर यह एग्रीमेंट किया गया था। देखो, होता यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरता है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर है और ये मेन नदियां हैं। और अगर ये मेन नदियां ब्लॉक कर दी जाए तो पाकिस्तान सूखा पड़ जाएगा। पानी पीने लायक यहाँ पर कोई भी एरिया नहीं है, प्रॉपरली पानी की सप्लाई वहाँ पर नहीं हो पाएगी। लोग जो है प्यासे मर जाएंगे सच में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया के हाथ में ये पूरा का पूरा मामला है। तो इंडिया अगर यहाँ से इन नदियों को ब्लॉक कर दे तो बिल्कुल पाकिस्तान सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि यही जो नदियाँ हैं ये एक मेजर सोर्स है पाकिस्तान के अंदर में। ठीक है, इसी को लेकर यहाँ पर ये एग्रीमेंट किया गया। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि कभी कोई प्रॉब्लम हो और इंडिया यहाँ पर इस पानी को रोक दे। इसी को लेकर यहाँ पर ये ट्रीटी साइन की गई थी और इस ट्रीटी को साइन करवाया किसने, वर्ल्ड बैंक ने। अब जब ये ट्रीटी साइन होती है तो इसमें नदियों का हिस्सा कुछ पाकिस्तान के पास में जाता है और कुछ यहाँ पर इंडिया के पास में जाता है और इनको कुछ कुछ हक मिलते हैं काम करने के लिए नदियों के ऊपर। क्या क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले बात करेंगे वेस्टर्न रिवर्स की। वेस्टर्न रिवर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आता है चेनाब, झेलम, इंडस। चेनाब, झेलम, इंडस यहाँ पर नजर आएगी। ये रही चेनाब, ये रही यहाँ पर झेलम ऊपर और ये रही यहाँ पर ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस। ठीक है, ये आपको 3 नदियाँ जो है दिख रही होंगी। इन तीनों के ऊपर जो हक है भारत का ये लिमिटेड है, कम है। हम इनके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर मेजर हक पाकिस्तान का है।
और जो भी अगर हम प्रोजेक्ट वगैरह लगा भी रहे हैं ना यहाँ पर, तो पाकिस्तान को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। दूसरी बात, हमें हर चीज़ को इस प्रकार से मेंटेन करना होगा कि इस पानी का जो फ्लो है ना वो पाकिस्तान के प्रति कम ना हो, या पानी का फ्लो कम ना हो, ये पानी जैसा बह रहा है वो पाकिस्तान के पास में जाता रहे। ये बेसिकली यहाँ पर एक टारगेट रहता है। तो ये जो तीनों नदियाँ आपको दिख रही हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, इस ट्रीटी के तहत इन तीनों नदियों के ऊपर जो हक है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा कम है। हम इसका स्टोरेज भी नहीं कर सकते, प्रॉपरली इसका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब जब बात आती है बाकी 3 नदियों की, बाकी 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आपको दिखेगी सतलज, देन इधर ब्यास, देन उसके बाद में यहाँ पर रावी। इन तीनों के नदियों के ऊपर में इंडिया का पूरा राइट है, भारत का पूरा राइट है इनके ऊपर। जितने एक्सक्लूसिव राइट्स है वो सब भारत के पास में है। हम यहाँ पर चाहे कितने प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, इस पानी का कैसे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ट्रीटी का एक पूरा रिजल्ट था, ये बात समझ में आ गई। अब आगे आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा लिखित में बता देता हूँ। तो इस ट्रीटी के रिगार्डिंग 3 नदियाँ इंडिया के पास गई, 3 नदियाँ यहाँ पर पाकिस्तान के पास, मतलब कि इनका जो रोल है वो यहाँ पर समझा दिया गया। ये ट्रीटी कब साइन होती है? इस ट्रीटी को साइन किया गया था उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अयूब खान, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सॉरी। तो इन्होंने मिलकर कराची में 19 सितंबर 1960 में इस पूरे एग्रीमेंट को, इस ट्रीटी को जो है साइन कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अब इस ट्रीटी के तहत राइट एंड ऑब्लिगेशन के बारे में आपको बता दिया। पाकिस्तान के पास में अप्रॉक्स 80% का कंट्रोल आया है ना। ये जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है इसके अंदर जो 6 नदियाँ हैं इसका 80% कंट्रोल पाकिस्तान के पास में गया, बाकी यहाँ पर 20% का कंट्रोल इंडिया के पास में आया, है ना। अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर थोड़ा सा, मतलब जो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के हक में नदियाँ गई हैं ना, इस पर थोड़ा हम रुक कर काम करेंगे। मतलब ज़्यादा कुछ हमारे पास में राइट्स नहीं है, बस थोड़े बहुत राइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई विवाद हो जाए, मतलब कि इन्होंने चलो ट्रीटी तो साइन कर ली है, मान लो इंडिया इधर कोई प्रोजेक्ट बनाने लगा या पानी का फ्लो कम हो गया, तो इसको लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, है ना, इस मामले को सुलझाने के लिए अलग अलग यहाँ पर मैकेनिज्म, अलग अलग बॉडीज़ जो है वो बनाई गई हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे जो इस ट्रीटी का आर्टिकल 9 है वो बात करता है 3 लेवल के रिजोल्यूशन के बारे में, मतलब कि अगर कोई मामला अटकता है तो 3 तरीके से यहाँ पे बातचीत की जा सकती है। पहला तो है फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल में यहाँ पर क्या करना होगा, जो दोनों देश है ना, इन दोनों देशों को यहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा एक दूसरे को। अगर कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है, इधर लगा रहा है, उधर लगा रहा है, तो दोनों को एक दूसरे को इन्फॉर्म करना होगा कि भैया यहाँ पर यह प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस है ये सारा का सारा किया जाता है परमानेंट इंडस कमीशन के माध्यम से। परमानेंट इंडस कमीशन एक अलग से बॉडी बना रखी है हमने इस ट्रीटी के तहत, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी पर क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको लेकर आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, है ना, बातचीत करते रहते हैं। दूसरा, यहाँ पे मान लो अगर कोई मुद्दा अटका है और परमानेंट इंडस कमीशन बैठता है, इंडिया पाकिस्तान बैठते हैं, बैठकर बातचीत करते हैं और यहाँ पर भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके बाद ये जो मैटर है वो सेकंड लेवल पर जाएगा। सेकंड लेवल पर मतलब यहाँ पर यह है कि सेकंड ग्रेड है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है इस पर्टिकुलर मामले को सुलझाने के लिए, क्योंकि हम लोग खुद नहीं सुलझा पाए परमानेंट इंडस कमीशन के माध्यम से, तो दूसरे लेवल पर वर्ल्ड बैंक के पास में जाएंगे और वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट देगा ताकि इनके मैटर को थोड़ा सुलझाया जा सके, ठीक है। और मान लो यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो आया है वो भी इस मुद्दे को ना सुलझा पाए तो ये जो लेवल है, ये जो डिस्प्यूट है, ये थर्ड लेवल पर जाएगा। अब तीसरे मैटर में क्या होगा कि इस लेवल पर ये जो पूरा मुद्दा है ना, ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास में चला जाएगा, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसके चेयर अपॉइंट करेंगे वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से चेयर अपॉइंट किया जाएगा और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस पर्टिकुलर मैटर को देखेगा, ठीक है। तो ये आपको इंडस वाटर ट्रीटी समझ में आ गई। इसको लेकर कोई मुद्दा उठता तो कहाँ पर जा सकते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ न्यूज़ समरी के बारे में। तो इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है कि भैया हम इस ट्रीटी को कर देंगे बदल, इसके अंदर बदलाव कर देंगे। और आप देखोगे इंडिया ने यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो कि पहली बार कुछ ऐसा यहाँ पर बोला है, क्योंकि लंबे समय से ट्रीटी सर्वाइव होती हुई आ रही है। कई सारी वॉर हो गई, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके बाद में पाकिस्तान ने मुंबई में अटैक किए, कश्मीर में अटैक किए, उसके बावजूद भी इंडिया प्रॉपरली इनको पानी देता हुआ चला गया पाकिस्तान वालों को। लेकिन अब यहाँ पर एक वार्निंग से यहाँ पर सेंड कर दी है इंडिया ने। अब इंडिया ने अपने नोटिस में क्या दिया, आओ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मुद्दा यह है ना कि इंडिया 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा रहा है। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इसको समझना। एक प्रोजेक्ट का नाम है किशन गंगा नदी पर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लगा रहा है। दूसरा चेनाब नदी के ऊपर प्रोजेक्ट लगा रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, किशन गंगा नदी के ऊपर जो कि झेलम की ही ट्रिब्यूटरी है, और चेनाब जो कि बेसिकली चेनाब के ऊपर एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिसका नाम है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट तो हमारा तैयार हो गया है, एक प्रोजेक्ट जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो भारत जब इन नदी के ऊपर प्रोजेक्ट लगाने बैठा
तो इससे यहाँ पर पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर के फ़ायदे को देख रहा था। यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लगना था जम्मू एंड कश्मीर में, एक यहाँ पे लगना था, लेकिन हम इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो करते हुए इसको लगा रहे थे। मतलब जितना हक में है उन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपना जो डैम वगैरह है वो सब बना रहे थे, है ना, उतनी हाइट रखनी है, वो सब कुछ हम ट्रीटी को फॉलो करके कर रहे थे। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि जब भारत ने इस प्रकार से इन नदियों के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं कूदने लगा। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। 2015 में पाकिस्तान ना क्या करता है, यहाँ पे बोलता है कि हमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए इस मैटर को देखने के लिए। 2016 के अंदर पाकिस्तान अपने आप, मतलब इंडिया के साथ में कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जबकि इस ट्रीटी में मेंशन है कि आपस में पहले बातचीत करेंगे, बैठकर डिस्कशन करेंगे, तो आप देखोगे पाकिस्तान अपने आप से मैटर को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप यूनिलैटरली सारी पावर दिखा रहा है, डायरेक्टली पहुंच गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, है ना, वहाँ पे उनसे बोल रहा है कि इस मैटर को देखा जाए, है ना। यहाँ पर इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया प्रोजेक्ट बना रहा है अपने, इससे पानी का फ्लो रुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से पाकिस्तान खुद से अपने पूरा का पूरा मैटर देखने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से इंडिया ने ये बोल दिया कि देखो आपस में बैठकर बातचीत की जा सकती है, और हम तो कह ही रहे थे कि बैठकर एक बार डिस्कशन कर लिया जाए। और हम यहाँ पर समझा भी रहे हैं पाकिस्तान को शुरू से कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है सबको फॉलो कर रखा है, एक बार चेकिंग कर लो, सब कुछ यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक, न्यूट्रल एक्सपर्ट या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के चक्कर लगाएगा, अकेले यहाँ पर मैटर देखने की कोशिश करेगा, तो ये सही नहीं होगा। अब सही ये नहीं होगा तो भैया आप रखो इंडस वाटर ट्रीटी अलग। और इस चीज़ को नोटिस यहाँ पर दे दिया भारत ने पाकिस्तान को, 90 दिन का टाइम पीरियड दे दिया कि बैठकर बातचीत करनी है तो कर लो, नहीं तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर हम लोग कर देंगे बदलाव। और बदलाव का ये ट्रीटी वापस से शुरू होगी, जैसे पानी का बंटवारा हुआ, नदी का बंटवारा, शुरू से करो सब कुछ, शुरू से बैठकर यहाँ पर देखो क्या किसके हिस्से में आएगा, फिर यहाँ पर बात सही रहेगी। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो बात है वो इंडिया की साइड से मेंशन कर दी गई है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर इशू भी क्लियर हो चुका है। हालांकि कुछ मैटर्स हमने परमानेंट इंडस कमीशन के अंदर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर सुनने की कोशिश करता ही नहीं है कोई भी बात, है ना। पाकिस्तान यहाँ पे अकेले की तरफ से कुछ ना कुछ न्यूट्रल एक्सपर्ट हमेशा यहाँ पर कोई दूसरे इंसान को लेकर आओ, वो यहाँ पर इसकी सुनवाई करेगा, तो उस चीज़ पर अटका पड़ा है। तो भारत भी इससे कोई सेटिस्फाई होगा नहीं। इंडिया भी पहले यहाँ पर चलो मानता चलो या न्यूट्रल एक्सपर्ट ही लिया जाए, लेकिन अब इंडिया देख रहा है कि इन्होंने कुछ करना नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर यहाँ पर ये कुछ करने वाले नहीं हैं, और बार बार जो है ना इस प्रकार से ये अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भागते रहेंगे, वर्ल्ड बैंक के पास भागते रहेंगे और हमारे साथ में बातचीत नहीं करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ये उठाना पड़ गया इंडिया को, ठीक है ना। आई होप आपने यहाँ पर ये बात समझ ली है। बाकी जो कोर्ट वगैरह का जो प्रोसेस है वो भारत ने बाइकआउट कर ही दिया है। भारत ने कहा है कि देखो हम यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वगैरह ये कुछ भी नहीं अपनाने वाले, जो करना है तुम्हें खुद कर लो। और हम लोगों ने यहाँ पर एक नोटिस भेज दिया है पाकिस्तान को, क्योंकि रीज़न यहाँ पर इसके पीछे का ये भी है, पाकिस्तान इस मैटर को लेकर अभी इसी समय की बात है, 27 जनवरी की बात है, ठीक है ना, आज 30 जनवरी है, तो 27 जनवरी के अंदर में पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर में यहाँ पर इसकी पहली सुनवाई को स्टार्ट भी कर दिया। मतलब अपने आप यूनिलैटरल खुद ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस को देखता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से भारत ने सारे के सारे कोर्ट वगैरह जितना ही प्रोसेस है इन सबको बाइकआउट कर दिया कि हम लोग इन कोर्ट को अपनाने वाले ही नहीं है, इनकी बात सुनने वाले ही नहीं है, ठीक है ना। जो होगा हम लोग यहाँ पर देख लेंगे अपने हिसाब से, और इसको लेकर नोटिस भेज दिया गया। आई होप आपको ये पर्टिकुलर इशू क्लियर हो चुका है, इंडस वाटर ट्रीटी समझ में आ चुका है। इसको लेकर आपसे एग्जामिनेशन में कई सारे सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कमांड पोस्टिंग्स फॉर वेमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी के बारे में। अच्छा, आज से 3-4 दिन पहले इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा था, लगभग 20 जनवरी को पढ़ा था शायद। वहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट सर्विस कमीशन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, है ना। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ हटकर। इस आर्टिकल में बताया यह गया है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, हमारी आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, यहाँ पर महिलाओं का कितना बड़ा रोल है, महिलाओं का कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, उस चीज़ को यहाँ पर डिटेल से समझाया गया है। आओ डिस्कस करते हैं सारे के सारे रेलिवेंट पॉइंट्स, क्योंकि आपको पता है मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको सारे के सारे रेडीमेड, तो इन चीज़ों को अपने पास में ज़रूर से नोट डाउन करना है, या एज इट इज़ इसको अपने पास में कॉपी पेस्ट करके रख लेना ना। तो पहली चीज़, आखिरकार ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, पहले हम इसको समझते हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी ने क्या किया है, एक वुमेन ऑफिसर स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड को यहाँ पर बनाया है। अब इससे यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग वेमेन ऑफिसर्स को प्रमोट करेंगे आगे। पहले तो लेफ्टिनेंट कर्नल तक, लेफ्टिनेंट कर्नल वाली जो पोस्ट है ना, यहाँ तक वेमेन को अपॉइंट किया जाता था, यहाँ तक प्रमोशन हुआ करता था। बट अब यहाँ पर इस इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल से हम लोग क्या करने वाले हैं, कर्नल तक की पोस्ट तक वेमेन को अलाउ करने वाले हैं। तो वेमेन का प्रमोशन अब लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल वाली पोजीशन तक होगा। इस वजह से ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है ना। यानी कि हम इनको एक स्टेप और आगे लेकर चल रहे हैं। तो लगभग आप देखोगे 80 वेमेन ऑफिसर्स हैं आर्मी के अंदर में, जिन्होंने
कर्नल की पोस्ट के लिए जो है क्लियर कर लिया था, अपनी रैंक ऑफ कर्नल के लिए बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कर लिया था। अब ये एलिजिबल हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कमांड यूनिट्स के लिए एलिजिबल हो पाई थी और पहली बार यहाँ पर ऐसा काम किया गया है। तो अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल की पोस्ट तक इनको अलाउ कर दिया गया है, ये आगे इनका प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है डिफेंस सेक्टर के अंदर में वो किस प्रकार से, यानी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के अंदर में वेमेन का कितना कितना बड़ा रोल है आज के समय में। पहले हम लोग बात करेंगे नेवी के बारे में। तो वेमेन ऑफिसर्स को हम लोगों ने नेवी के अंदर में एज अ ऑफिसर रखना या फिर लेना स्टार्ट किया था 1991 से। तो 1991 से नेवी के अंदर स्टार्ट हो चुका था वेमेन ऑफिसर्स को लेकर आना, इनको रिक्रूट करना। तब से आप देखोगे इंडियन नेवी के अंदर में अलग अलग ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं वेमेन ऑफिसर्स के लिए। वेमेन ऑफिसर्स अलग अलग तरीके से नेवी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। इवन यहाँ पर एनडीए के थ्रू भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी के थ्रू भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही हैं। दूसरा, नेवी में वेमेन का एंगेजमेंट हर प्रकार की एक्टिविटीज़ में हो चुका है। जैसे टॉर्पीडोज होती है ना, जो हमारी लड़ाकू जहाज़ होते हैं उनमें टॉर्पीडोज होती हैं, मिसाइल होती हैं, उनको भी यहाँ पर ये फायर कर सकती हैं। इस एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। वेमेन का रोल यहाँ पे भी लेकर आ चुके हैं कि ये टॉर्पीडो मिसाइल्स को फायर कर सकें। दूसरा, वेमेन ऑफिसर्स कहीं ना कहीं नेवल वॉरशिप पर भी यहाँ पर लंबे दूर पर वॉरशिप पर भी जाती हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि ऐसे जहाज़ जो कि लड़ाकू जहाज़ हैं, कोई यहाँ पर कॉम्बैट रोल्स हैं, है ना, और वहाँ पर मतलब कि कोई लड़ाई होने वाली है, उसको लेकर कोई जहाज़ जा रहा है, तो वहाँ पर वो उस जहाज़ पर सर्व कर सकती हैं। हालांकि कॉम्बैट रोल्स अभी दिए नहीं गए हैं, लेकिन सर्व कर सकती हैं, है ना, वहाँ पर जाकर थोड़े और दूसरे काम कर सकती हैं। फिर साल 2020 में आप देखोगे इंडियन नेवी ने क्या किया, अपना जो पहला बैच है वेमेन पायलट का वो भी स्टार्ट कर दिया। तो वेमेन पायलट का जो पहला बैच है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है डॉर्नियर मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के ऊपर। इस वजह से यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो मतलब कि अब वेमेन पायलट की तरह भी यहाँ पर ये सर्व कर रही हैं। दूसरा, यहाँ पर पहली बार आप देख पाओगे जो वेमेन है ना, इनको सेलर के लिए भी यहाँ पर रिक्रूट किया गया, यानी कि जो नाविक होते हैं, जहाज़ी होते हैं, उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर इनको हम लोगों ने रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया अग्निपथ स्कीम के तहत। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद कई सारी जो वैकेंसीज़ है वो वेमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व की गई है। इंडियन नेवी के अंदर में वेमेन के लिए कुछ वैकेंसीज़ को रिजर्व किया गया, अलग से रखा गया है। तो नेवी के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं एयरफोर्स के बारे में। आपको मेंस में डायरेक्टली यहाँ पे हेल्प करेगा, मेंस में आपसे डायरेक्टली यहाँ पर कुछ पूछा जाता है, तो आप इस प्रकार से ये चीज़ें लिख सकते हो। एयरफोर्स की बात करेंगे तो देखो, जो ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है एयरफोर्स के अंदर में वो जेंडर न्यूट्रल है। वेमेन ऑफिसर्स को भी लंबे समय से रोल मिलता है। वेमेन ऑफिसर्स भी यहाँ पर आप देख पाओगे एयर जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है ना, इसके हर एक ब्रांच के अंदर, हर एक स्ट्रीम के अंदर वेमेन ऑफिसर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इवन साल 2015 में जो इंडियन एयरफोर्स है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक नया कॉम्बैट रोल को ओपन किया वेमेन के लिए, यानी कि वेमेन जो है एज अ फाइटर पायलट भी अब रखी जाएंगी एयरफोर्स के अंदर में। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इनके लिए ओपन कर दिया गया था। देन उसके बाद में बात आती है आर्मी की। तो आपने यहाँ पर नेवी के बारे में समझा, एयरफोर्स के बारे में समझा, अब बात करेंगे आर्मी के बारे में। तो आर्मी के बारे में कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो स्टार्टिंग में इनिशियली बात करें, जो वेमेन ऑफिसर्स हैं ना, इनको परमिट किया गया था। देखो, अभी पहले क्या होता था कि जो आर्मी के अंदर वेमेन ऑफिसर सर्व कर सकती थी वो बेसिकली केवल और केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत, यानी थोड़े समय तक 10 साल 15 साल के लिए सर्व कर पाती थी बस। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर क्या होता है, इनको परमानेंट कमीशन के तहत इनको लेना स्टार्ट कर दिया गया। परमानेंट कमीशन मतलब यहाँ पर अब अपने रिटायरमेंट तक ये सर्व कर सकती हैं, उसके बाद इनको पेंशन भी दी जा सकेगी। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर रिसेंटली आर्मी के अंदर स्टार्ट हो चुकी हैं। इसकी शुरुआत फरवरी 2020 के अंदर होती है। डिफेंस मिनिस्टर ने जब यहाँ पर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो वेमेन ऑफिसर हैं इनको अलाउ किया कि ये अगर परमानेंट कमीशन के तहत आना चाहती हैं, यानी लंबे समय तक सर्व करना चाहती हैं, अपने रिटायरमेंट तक सर्व करना चाहती है, तो जिनकी मर्जी है वो यहाँ पर कर सकती है। यानी परमानेंट कमीशन को ओपन करने के बारे में चर्चा फरवरी 2020 में कर दी गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूवल दे दिया और तब से यहाँ पर ये ओपन हो गया। प्रेजेंट टाइम पर आप देख पाओगे बहुत सारी जो वेमेन है ना, वो अभी यहाँ पर इंडियन आर्मी में काम कर रही हैं। इंडियन आर्मी में जो अलग अलग स्ट्रीम्स है वहाँ पर सर्व करती हुई नज़र आ रही हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर होता यह है कि साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने वेमेन को अलाउ कर दिया कि ये जो आने वाले नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम्स होंगे, एनडीए के एग्ज़ाम होंगे, उसमें भी यहाँ पर ये अपना जो एंट्रेंस वगैरह वो सब दे सकेंगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर इनको अलाउ कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर कोई लड़ाकू वाले लड़ने वाले कोई रोल अभी नहीं दिए हैं, वो धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे, बट अभी यहाँ पर केवल नॉन कॉम्बैट रोल्स इनको दिए गए हैं। बाकी जो नॉन कॉम्बैट रोल्स होते हैं वहाँ पर ये सर्व कर सकती हैं। ठीक है।
इंडियन आर्मी में पिछले कुछ समय पर ढेर सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब क्या क्या डेवलपमेंट हुई है इसको समझते हैं। पिछले कुछ समय पर किस प्रकार से वेमेन का रिप्रेजेंटेशन आर्मी के अंदर में इंक्रीज़ हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है अब की बारी, मतलब पिछले एक साल के अंदर पहली बार अगर हम देखें तो 5 वेमेन ऑफिसर्स ने क्या किया, जो एक इंपॉर्टेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कोर्सेज को क्लियर कर लिया। डिफेंस सर्विस टेक्निकल स्टाफ कोर्स एग्जाम है, इसको भी क्लियर कर लिया। पहली बार ऐसा हुआ था। देन हाल ही में जो वेमेन ऑफिसर्स हैं, इन्होंने पहली बार इनको एक पोस्ट पर भेजा गया, सियाचिन ग्लेशियर की पोस्ट पर। सियाचिन ग्लेशियर आपको पता है कहाँ पर है ना। तो सियाचिन ग्लेशियर की पोस्ट पर इनको पहली बार भेजा गया था। तो ये भी यहाँ पर रिसेंटली डेवलपमेंट हो चुका है। उसके बाद आर्मी ने अपने मिशन ओलंपिक प्रोग्राम के अंदर में 6 स्पोर्ट्स वेमेन को भी यहाँ पर रिक्रूट किया है, पहली बार ऐसा हुआ है। देन इंडियन आर्मी ने पहली बार एक और काम किया है, वो क्या है, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस के अंदर में वेमेन के लिए सोल्जर रैंक्स को ओपन किया गया। देन जनवरी 2023 के अंदर में इंडियन आर्मी ने अगेन क्या किया, पहली बार एक बहुत बड़ा जो कॉन्टिजेंट है, यानी कि वेमेन सोल्जर्स का जो पूरा यूनिट है, जो पूरा ग्रुप है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए, उसको भेज दिया है अफ्रीका में। तो ये इंडिया का एक सबसे बड़ा यूनिट है वेमेन का, जो कि दुनिया में शांति बनाने का काम करेंगी। तो इनको यहाँ पर यूएन मिशन के लिए भेजा गया। तो ये सारे काम अभी यहाँ पर आप देख पाओगे रिसेंटली हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे वेमेन का रोल किस प्रकार से आर्म्ड फोर्सेस के अंदर बेहतरीन तरीके से इंक्रीज हुआ है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, इसको थोड़ा समझते हैं। कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि अभी तक हमने जितने भी रोल दिए हैं, इसमें सारे के सारे नॉन कॉम्बैट रोल्स हैं। कौन से? नॉन कॉम्बैट रोल्स, यानी लड़ने वाले कोई भी रोल नहीं है। इसके अलावा जितने भी रोल्स हैं वो सब इनको दिए गए। बात ये की जा रही है, कई सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देन उसके बाद में यहाँ पर ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, इजराइल। इन्होंने यहाँ पर अपनी वेमेन को कॉम्बैट रोल्स के लिए भी अलाउ कर रखा है, ठीक है ना। इनको लड़ने वाले रोल भी दे रखे हैं। तो इंडिया को भी यहाँ पर इनसे एक्सपीरियंस लेकर इस चीज़ में वेमेन को अलाउ कर देना चाहिए। अभी नॉन कॉम्बैट रोल्स के लिए अलाउ किया है, अब यहाँ पर इनको कॉम्बैट रोल्स के लिए भी अलाउ कर देना चाहिए। ये बात यहाँ पर कंक्लूजन के तौर पर बताई गई है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए हैं, कहाँ कहाँ पर उन्होंने रोल प्ले किया है ना, सब यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन्ड है। वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है डेमेंशिया के बारे में। डेमेंशिया बेसिकली एक बीमारी है, ठीक है ना। तो डेमेंशिया कैसे कैसे बढ़ती है, प्लस यहाँ पर क्या क्या इसका उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की गई है। आओ डिस्कस करते हैं डेमेंशिया के बारे में। जो भी कुछ होगा सब कुछ यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तहत कवर करेंगे। सबसे पहली बात, ये आर्टिकल आपको जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डेमेंशिया की जब हम बात करते हैं तो डेमेंशिया और एल्जीमर एक जैसी बीमारी हैं, दिमागी संबंधित बीमारी हैं। इसमें इंसान चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देता है। तो डेमेंशिया भी एक प्रकार का सिंड्रोम आपको देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे और ज़्यादा भयंकर होता रहेगा, धीरे धीरे और ज़्यादा बीमारी बढ़ती रहेगी। इससे क्या होगा, इंसान की जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, यानी कि उसकी जो सोचने की क्षमता है, उसकी जो दिमागी क्षमता है, वो काफ़ी हद तक कम होनी स्टार्ट हो जाती है इस डेमेंशिया के अंदर में। ये डेमेंशिया क्या करता है, डायरेक्टली एक इंसान की मेमोरी को, उसकी सोचने की क्षमता को, कैलकुलेशन के तरीके को, लर्निंग कैपेसिटी को, बोलने के तरीकों को, सबको बुरी तरह से अफेक्ट कर देता है। डेमेंशिया से जो भी पीड़ित होगा वो अपने खुद के जजमेंट्स नहीं ले पाएगा। छोटे बड़े जजमेंट्स, क्या सबसे छोटे जजमेंट्स भी वो नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हुई। उसके बाद में 65% जो टोटल डेथ हो रही है ना डेमेंशिया की वजह से, उसमें वेमेन भी हैं। वेमेन को बहुत बुरी तरह से डेमेंशिया असर कर रहा है। तो मेन से ज़्यादा वेमेन में यहाँ पर ये डेमेंशिया देखने को मिलता है। सिम्टम्स की बात करें, आखिरकार सर इस डेमेंशिया में लक्षण क्या क्या होते हैं, तो मेमोरी लेस है ना, यानी कि जो आपकी मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो यहाँ पर धीरे धीरे लॉस होने लगती है। सोचने में काफ़ी परेशानी होने लगती है। आप सही से चीज़ों को सोच नहीं सकते, आप चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर सकते, आगे की नहीं सोच सकते, सेल्फ मैनेज नहीं कर पाते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। मतलब कहीं पर एक अच्छे से फोकस करना हो या फिर किसी चीज़ पर एक अटेंशन पे करके बैठना हो, तो ये सारे काम नहीं किए जा सकते। ये कहीं ना कहीं लक्षण है। उसके बाद में डिप्रेशन, एजिटेशन, मूड बार बार स्विंग होना, मूड बार बार चेंज होना, तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं डेमेंशिया के। अब डेमेंशिया होने के पीछे कारण क्या है, यानी कि इसके पीछे के कॉजेज़ क्या है। जब आपके ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाता है ना, ब्रेन जो सेल्स हैं जो कि कम्युनिकेट करने का काम कर रहे हैं, वो अगर डैमेज हो जाएंगे, वो अगर बर्बाद हो जाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये होगा कैसे, हो सकता है किसी को चोट लग जाए सर में, ब्रेन इंजरी की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकती है, या HIV इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डेमेंशिया हो सकता है। ये मैंने आपको कॉजेज़ बता दिए। ट्रीटमेंट की बात करें, देखो करंट टाइम पर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल नहीं है जो डेमेंशिया को ठीक कर सके। हालांकि कई सारे ट्रीटमेंट्स के ऊपर जो रिसर्चर्स हैं वो लगातार रिसर्च कर रहे हैं, जो नया नया ट्रीटमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी यहाँ पर कई सारी ट्रीटमेंट क्लिनिकल ट्रायल पर भी हैं, लेकिन कोई ट्रीटमेंट ऐसा पर्टिकुलरली अवेलेबल है नहीं। अब दुनिया भर के बारे में बात करें कि डेमेंशिया की वजह से दुनिया भर के देश क्या क्या सफ़र कर रहे हैं,
तो डेमेंशिया करेंट टाइम पर दुनिया में जो मौत के कारण है ना, उसमें से 7वां सबसे बड़ा कारण है। जो मौतें हो रही हैं बीमारियों की वजह से, उसमें से 7वीं सबसे बड़ी बीमारी का कारण बना हुआ है, और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मौतें भी हो रही हैं, है ना। फिर उसके बाद में बोला यह जा रहा है कि लगभग 55 मिलियन से ज़्यादा, 55 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं, जिसमें 8.1% वेमेन, 5.4% मैन, जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है, वो डेमेंशिया के साथ में रह रहे हैं। मतलब उनको डेमेंशिया है। दुनिया भर में इतने लोग हैं 55 मिलियन से ज़्यादा जिनकी उम्र 65 से ऊपर है, और ये नंबर आने वाले समय पर बढ़ने वाला है। 2030-2050 तक ये नंबर 78 मिलियन 2030 तक पहुंचेगा और 139 मिलियन 2050 तक पहुंच जाएगा। इतने लोग ऐसे होंगे जो कि डेमेंशिया के साथ में जी रहे होंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। दूसरा, यहाँ पर WHO का जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल देखने को मिलेंगे जो कि डेमेंशिया के साथ में रह रहे हैं। फिर उसके बाद में यूरोप के अंदर भी सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। WHO के आसपास वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देख पाओगे 20.1 मिलियन के आसपास लोग हैं जो डेमेंशिया से सफ़र कर रहे हैं। यूरोप के अंदर में 14.1 मिलियन के आसपास लोग हैं जो कि डेमेंशिया से सफ़र कर रहे हैं। तो केवल और केवल इतनी बात ध्यान रखनी है, केवल और केवल रेलिवेंट पॉइंट्स मैंने आपको इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब यहाँ पर ना इसी एडिटोरियल के नीचे एक और छोटा सा एडिटोरियल है यहाँ पर, ये वाला, ये वर्ल्ड लेप्रोसी डे के बारे में बात करता है। देखो आज है 30 जनवरी और आज है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेप्रोसी के बारे में खासकर आपको जान लेना है। जैसे डेमेंशिया के बारे में आपने समझा ना एक बीमारी है, वैसे यहाँ पर लेप्रोसी भी एक बीमारी है। मैं आपको केवल और केवल टू द पॉइंट सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ, वही आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। आर्टिकल GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हेल्थ हमारा GS पेपर नंबर 2 में आता है। लेप्रोसी की बात करें तो लेप्रोसी को हम लोग हैंसेंस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बने हैंसेन डिजीज़ क्या है, तो ध्यान रखना वो लेप्रोसी है। लेप्रोसी बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल ऐसा बना था कि वो बेसिकली वायरल इन्फेक्शन था, यानी वायरस की वजह से होता था, लेकिन उसमें स्टेटमेंट में दिया गया वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं बन जाते। तो ध्यान रखना लेप्रोसी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ना कि वायरल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ना कि वायरस की वजह से। अब ये कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये वायरस ये कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है, तो वो है बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम इसका नाम है, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे। तो ये कहीं ना कहीं रॉड शेप्ड बैसिलस है, रॉड शेप का यहाँ पर बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारी फैलती है। लेप्रोसी अपने आप में बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारी है, ऐसा नहीं है कोई नई बीमारी हो। इसका इतिहास देखोगे तो बहुत पुराना है। लगभग 600 BC के समय पर भी लेप्रोसी जैसी बीमारी देखने को मिला करती थी। उसके बाद में जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हो गए, अलग अलग सभ्यता आई, चाइना के अंदर में, इजिप्ट में, इंडिया के अंदर में, मतलब आज से हज़ारों साल पहले, वहाँ पर भी लेप्रोसी बीमारी के कई सारे एविडेंस, कई सारे सबूत देखने को मिले हैं। मतलब हज़ारों साल पहले भी लेप्रोसी देखने को मिला करती थी। अच्छा, लेप्रोसी में होता क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक इन्फेक्शन हो जाता है। इससे असर कहाँ पे पड़ेगा? स्किन के ऊपर। जो आपकी खाल है ना, उसके ऊपर वाइट वाइट कलर के छत्ते पड़ने लगते हैं, है ना। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो डैमेज होने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आने लगती हैं। इवन यहाँ पर ये बीमारी फैलती भी है। ट्रांसमिशन की बात करें तो मान लो एक व्यक्ति है जो कि लेप्रोसी से पीड़ित है, वो यहाँ पर सांस लेता है और उसके जो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, वो निकलते हैं, और उस ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं उसको भी अफेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो खाल के ऊपर स्टार्टिंग में रेड कलर के, लाल लाल कलर के पैचेस यानी छत्ते पड़ने लगते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है ना कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। हाथ वगैरह जो होते हैं, पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, पैर लेग्स हो गए, हाथ हो गए, आर्म्स हो गए, तो ये सब सुन्न पड़ जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हो अकड़ जाना, सन हो जाना। और वो जो सुन्न होने के बाद ना इतनी बुरी हालत हो जाती है, कभी कभी काटने पड़ जाते हैं हाथ पर। ये यहाँ पर लेप्रोसी के अंदर सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये जो महिलाएं आपको दिख रही हैं ना, ये लेप्रोसी से पीड़ित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये भी इनको लेप्रोसी हुआ है। देन इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये लेप्रोसी के सारे एक तरीके से शिकार हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं। अब इसमें मसल वगैरह ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, मैंने आपको बता दिया। वेट वगैरह लॉस, मतलब जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से घट भी जाता है। दूसरा, अब लेप्रोसी के बारे में जो हमने डिस्कशन कर लिया, तो इससे कभी कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। इवन यहाँ पर डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है। इसके चक्कर में इंसान जो है ना वो डिसेबल भी हो जाता है। उसके बॉडी में डिसफिगरमेंट, कभी यहाँ पर उसका हाथ डैमेज हो जाना, लेग डैमेज हो जाना, जैसे मैंने आपको इसके बारे में समझाया। बॉडी के अंदर कभी कभी सेंसेशन ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ये हो जाता है लेप्रोसी। खतरनाक पता है चीज़ क्या है? खतरनाक यहाँ पर यह है कि लेप्रोसी के लक्षण दिखने में ही 3 से 5 साल लग जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया, है ना, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, जिसकी वजह से लेप्रोसी होता है। और उसके कांटेक्ट में आने के बाद में उस व्यक्ति के अंदर लक्षण दिखने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। उसके बाद जाके लक्षण दिखाई पड़ते हैं।
हालांकि क्या कोई ट्रीटमेंट वगैरह है, किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं? हाँ, लेप्रोसी को यहाँ पर ठीक किया जा सकता है मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से, जिसको हम MDT के नाम से जानते हैं। तो मल्टी ड्रग थेरेपी के अंदर हम कई सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पर इसको ठीक करते हैं। बाकी सरकार ने यहाँ पर एक क्लेम किया है कि हम लोग लेप्रोसी को ख़त्म करेंगे। इस प्रकार के हमने कई टारगेट रखे थे, 2016-17 में हमने ख़त्म करने का हमने कई सारी कोशिश की थी, बट सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। एक ऑफिशियल डेटा आता है, ऑफिशियल डेटा ने यह बताया 2016-17 में पता है लेप्रोसी को लेकर हालात इतने ख़राब थे कि हर 4 मिनट में एक लेप्रोसी का केस निकल कर आ रहा था। तो ये चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आई। बाकी सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, कई सारे स्टेप्स उठाए हैं लेप्रोसी को ठीक करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए। उन स्टेप्स के अंदर कुछ स्टेप्स आपको नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर एक कदम उठाया गया नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। इसको 1955 में स्टार्ट किया गया था। देन उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट हो गया। इस प्रकार से कई सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने स्टार्ट किए। नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम को लेकर आया गया, जिसका मकसद था हम लेप्रोसी को पूरी तरह से रोक सकें, कम कर सकें। तो ये था, आई होप आपको यहाँ पर ये एडिटोरियल भी क्लियर हो चुका है। ये थे आज के हमारे सारे के सारे एडिटोरियल्स। और उसके बाद में हमारे पास में एक छोटा सा आर्टिकल और है, या कह सकते हो एक एडिटोरियल और है, वो ये वाला है। अब इसके बारे में कई बार हमने डिस्कशन कर रखा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा। यहाँ पर बात की जा रही है MG नरेगा के बारे में, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में। इस पर्टिकुलर MG नरेगा स्कीम के अंदर में ढेर सारी कमियां हैं। उन कमियों के बारे में यहाँ पर राइटर ने बताया है। 3 लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। आओ सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तो वैसे इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 पॉवर्टी से, GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट, इन सभी टॉपिक्स आप लिंक कर पाओगे बहुत आराम से। तो आओ समझते हैं। पहले तो हमें समझना होगा MG नरेगा स्कीम के बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये नहीं समझ में आ गया तो इस आर्टिकल को आप नहीं समझ पाओगे। MG नरेगा के बारे में बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको हम लोग नरेगा के नाम से जानते थे पहले, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के माध्यम से। इसको 2005 में पास किया गया था। इसका मकसद ये था कि हम इंडिया के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएं, लोगों को रोज़गार दें। तो इस स्कीम को इसलिए लेकर आया गया था ताकि लोगों को मिनिमम 100 दिन का जो रोज़गार है वो मिल जाए। अब रोज़गार मिलेगा, 100 दिन तक मजदूरी करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनको यहाँ पर उस दिन की मजदूरी भी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे। तो ये जो स्कीम है ना, इसके अंदर में हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मेजर फोकस रखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्कीम किसकी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में काम करती है। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर एक एडल्ट मेंबर, ध्यान रखना UPSC पहले क्वेश्चन पूछ चुका है ये वाला, हर एक एडल्ट मेंबर जो कि 18 साल से ऊपर का है, किसी भी एरिया से बिलोंग कर रहा है, रूरल एरिया से बिलोंग कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एलिजिबल है इस स्कीम के अंदर में, यानी वो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर में हिस्सा ले सकता है। इस स्कीम का मेजर फोकस है 100 दिन का रोजगार देना, और 100 दिन का जब रोजगार मिलेगा तो उसके प्रति वो मजदूरी भी कमाएंगे। खासकर जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स, इनके पास में कोई स्किल नहीं है, उनको ही यहाँ पर रखा जाता है, वही लोग यहाँ पर ज़्यादातर मजदूरी करते हैं। बाकी कई सारे एरिया के अंदर आप देख पाओगे, खासकर गांव वाले एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड करवा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय में लोगों ने यहाँ से अपना ध्यान हटाना स्टार्ट कर दिया है। लोग MG नरेगा से भागकर प्राइवेट काम की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब जैसा नॉर्मल मजदूरी होती है वो ज़्यादा कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? क्योंकि इस स्कीम के अंदर ढेर सारे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो राइटर ने बताई हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है रिडिकुलस लो वेज रेट, यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है MG नरेगा में कि पिछले कुछ समय पर जो लोगों को मजदूरी दी जा रही है वो बहुत कम है। करेंट टाइम पर आप देखोगे तो जो वेज रेट चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कम है। इवन मतलब इन्होंने एक डेटा पब्लिश किया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 2017 में जो आदमी है, जो पुरुष है, उनको दिन का 264 रुपया दिया जा रहा था और महिला को 205 रुपया। तो यहाँ पे ना एक जेंडर गैप भी बहुत ज़्यादा है। जेंडर गैप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जेंडर गैप समझ रहे हो ना? कभी कभी ऐसा होता है कि महिला से ज़्यादा काम करवा लिया जाता है, इवन पुरुष से ज़्यादा काम महिला कर रही होती है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, लेकिन उसको ना उसके जेंडर की वजह से जो सैलरी है वो बहुत कम दी जाती है, ना के बराबर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जेंडर गैप भी देखने को मिल जाता है, यानी कि पुरुष को ज़्यादा सैलरी मिली है, महिला को कम मिल रही है। तो पहली प्रॉब्लम तो यह है, तो सैलरी कम होना। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि एक जेंडर गैप देखने को मिलना। दूसरा जो प्रॉब्लम है नरेगा के अंदर में वो है इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग, यानी कि प्रॉपरली यहाँ पर इस स्कीम के अंदर पैसा है ही नहीं। सरकार को पैसा देना है, अब सरकार जब प्रॉपरली पैसा प्रोवाइड करवाती नहीं है, क्योंकि अब फंड की कमी की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर लोगों की जो मजदूरी है वो नहीं दे पाती। अब लोगों से मजदूरी करवा तो लेते हैं, मजदूरी दे नहीं पाते, और कभी कभी ऐसा होता है महीनों महीनों लेट कर देते हैं। दिवाली पे ऐसा हुआ था ना पिछले साल कि कई महीने वेट करवाया कई सारे वर्कर्स को, उनकी मजदूरी नहीं मिल पाई बेचारों की। तो कभी कभी यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ देखने को मिलती है। इस स्कीम के अंदर में फंडिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है।
ठीक है, और फंडिंग की कमी नज़र आती है वो बात अलग है। और ज़्यादातर अक्सर क्या होता रहता है, जो लोगों को मजदूरी दी जाती है ना, इसमें बहुत देरी की जाती है। बहुत सारे राज्य है ना टाइम पर मजदूरी नहीं देते हैं। वैसे इनको 15 दिन में मजदूरी देनी होती है, कभी कभी ये उस इंसान को 3-3 महीने वेट करवा देते हैं, उसको मजदूरी नहीं देते। तो ये कहीं ना कहीं एक तो प्रॉब्लम आ जाती है पेमेंट वेजेस के अंदर में बहुत ज़्यादा डिले हो जाना। अब वो इंसान क्या है, वो इंसान उसी मजदूरी को लेकर काम कर रहा है, उसको तो रोज़ पैसा मिलना है, वो रोज़ खा रहा है ना, रोज़ कमा रहा है, रोज़ खा रहा है। लेकिन यहाँ पे उसको अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, इस प्रकार से यहाँ पे उसकी मजदूरी डिले पे डिले होती चली जाएगी, महीनों महीनों डिले हो जाएगी, तो वो कहाँ से एमजी नरेगा पर रुकेगा। तो ये भी कहने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। देन एक प्रॉब्लम है इनइफेक्टिव रोल ऑफ पीआरआई, यानी कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना, इनका कोई ज़्यादा बेहतर रोल नहीं है ना। हालांकि यहाँ पर इनके पास में थोड़ी बहुत पावर मिलती है, लेकिन फिर भी जो ग्राम पंचायत हैं, इन्होंने कुछ भी अच्छी तरीके से कहीं पर भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये चाहते तो इस नरेगा स्कीम को सही से इम्प्लीमेंट कर सकते थे इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में, बट यहाँ पर ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, ये बात बताई गई है। दूसरा, कई सारी जगह पर यहाँ पर आप देखोगे ना कि जो काम चल रहा है नरेगा स्कीम के अंदर में, एमजी नरेगा स्कीम के अंदर में, मनरेगा के अंदर में, ये बहुत डिले चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। कोई इसको देखने के लिए नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है, इस वजह से क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस स्कीम में नज़र आती हैं। बाकी इसका वे फॉरवर्ड डायरेक्टर ने बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं। पहली बात आपको करना ये होगा कि देखो प्रॉपरली सभी लोग को आप काम प्रोवाइड करवाओ। काम प्रोवाइड करवाने के साथ साथ आपको फोकस करना होगा लोगों को प्रॉपरली पैसा प्रोवाइड करवाने में, यानी कि टाइम पर उनकी जो मजदूरी है वो दी जाए। तीसरा, यहाँ पर जो ये स्कीम है इसको मजबूत किया जाए। हमें ज़रूरत है कि हम कोऑर्डिनेट करें, जो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेट करने के बाद में सही से काम कर सकते हैं। कुछ तरीके हम लोग लेकर आ सकते हैं जिससे इस स्कीम को और मजबूत किया जा सके, ठीक है ना। और एक और काम कर सकते हैं, जेंडर वेज गैप को ख़त्म करना होगा। जो यहाँ पे मजदूरी को लेकर एक गैप है ना, वेमेन को कम सैलरी मिल रही है, पुरुष को ज़्यादा मिल रही है, तो ये हमें ख़त्म करना होगा और दोनों को यहाँ पर इक्वल कॉन्सेप्ट पर रखना होगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो कभी कभी सवाल बन जाते हैं। यूपीएससी ने साल 2011 में प्रीलिम्स में इसी प्रकार से सवाल पूछ लिया था। सवाल यहाँ पर क्या था, अमंग द फॉलोइंग हु आर द एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द एमजी नरेगा स्कीम। जो ये एमजी नरेगा है ना, इसको लेकर यहाँ पे पूछा गया कि कौन से लोग हैं, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत एलिजिबल हैं काम करने के लिए। इस स्कीम के तहत क्या है, एलिजिबल हैं काम करने के लिए। तो ऑप्शन है एडल्ट मेंबर ऑफ ओनली द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, केवल वहीं के एडल्ट लोग इस एमजी नरेगा के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, जो एडल्ट मेंबर हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के, केवल वही लोग एलिजिबल हैं। तीसरा, जो एडल्ट मेंबर हैं बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के, केवल वही लोग हैं। या फिर एडल्ट मेंबर किसी भी घराने के, वो सब एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल सही बात है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एडल्ट मेंबर्स कोई से भी हाउस होल्ड के हैं, सबके लिए यहाँ पर ये एमजी नरेगा स्कीम ओपन है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ये एडिटोरियल भी हो गया है हमारा पूरी तरह से समाप्त। आई होप आपको यहाँ पे मज़ा आ चुका होगा। काफ़ी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल से, और ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे हो जाते हैं समाप्त। एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर और बचता है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोला यह जा रहा है, आईशे डेटा का आया है। आईशे डेटा मतलब ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, वो हटा दो। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन को लेकर डेटा है, और इसने ये बताया कि जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। साल 2020-21 के अंदर में जो स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में या अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर में एडमिशन लेना जो किया है ना, ये एडमिशन बढ़ते हुए नजर आए। 7.5% से बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब PhD, PG, MPhil इसके अंदर कितने बढ़ोतरी देखने को मिली, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस ओवरऑल डेटा ध्यान रख सकते हो। आगे कोई आर्टिकल आएगा, एडिटोरियल आएगा, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे, वो सब मैं आपको क्लियर करवा दूंगा उसी समय पर जब ये आर्टिकल आएगा, ठीक है। बाकी हिडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ, है ना। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी अभी एक एडिटोरियल डिटेल से कवर कर चुके हैं। नाउ अब फटाफट प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं और अपने सेशन को समाप्त करते हैं। तो 2014 का यहाँ पर ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि चांगपा कम्युनिटी के रेफरेंस में बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो आपको बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि ये लोग ना, देखो उत्तराखंड में नहीं रहते हैं ये लोग, जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं ये वाली कम्युनिटी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाता है हमारा गलत। बाकी दूसरा और तीसरा सही है। हाँ, पश्मीना गोट्स को लोग पालते हैं और शेड्यूल ट्राइब्स वाली कैटेगरी के अंदर में इनको रखा गया है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ आपने क्लियर कर लिया होगा। भले ही आपको वीडियो लेट मिले, लेकिन आपको क्वालिटी वाला वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता है। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।